सभी को नमस्कार। जीके एंड जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के जीके एंड जीएस के पेपर में लगे टॉपिक के अनुसार हम सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? विकल्प है तांबा, जर्मेनियम, चांदी, लोहा। और इसका सही उत्तर है वो है तांबा। तांबे की चालकता है जो ताप बढ़ता है उसके साथ साथ है जो बढ़ती जाती है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि लंदन में आयोजित हुए थे, और इसमें जो महिला एकल बैडमिंटन का खिताब साइना नेहवाल ने जीता, या पीवी सिंधु ने जीता, या नोजोमी ओकुहारा ने, या अकाने यामागुची ने। तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। और यही प्रश्न 2018 एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, तो उसमें उसका उत्तर सही था साइना नेहवाल। अब इसमें 18 की जगह 2022 हो गया, इसलिए 2022 में पीवी सिंधु ने है जो महिला एकल का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत का स्थान कौन सा है? 150वां, 146वां, 148वां, 147वां। तो इसका सही उत्तर है वो है 150वां। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मल्लेच्छ कहा जाता था? ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये कहा गया था कि जो लोग संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मल्लेच्छ कहा गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ 2। सूची 1 में राजा है और सूची 2 में उनकी पत्नियों के नाम हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है 3, 1, 2, 4। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा। और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था अनंत देवी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ये प्रश्न भी एलटी 2018 में पूछा गया था।
यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्या ये कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्या केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या फिर एक और दो दोनों गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एक और दो दोनों सही है। ये तो बात सही है कि भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है अर्थशास्त्र, और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस पुस्तक का जो विषय है वो है राजनीति। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका जो विषय है वो है राजनीति। राजनीति के बारे में इसके बारे में वर्णन इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक है वो आप सबको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? ये चार इतिहासकार हैं। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया था? क्या इब्न बतूता सही उत्तर है? क्या अल बरूनी सही उत्तर है? क्या फरिश्ता सही उत्तर है? क्या अबुल फजल सही उत्तर है? तो सही उत्तर है इसका वो है इब्न बतूता। ये मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये भारत आया था और इसने भारत यात्रा का वर्णन है जो अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है रिहला। इसको रेहला भी कहते हैं। उस पुस्तक में भारत यात्रा का वर्णन किया है और दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों की संज्ञा दी है। इब्न बतूता इसका सही उत्तर है और ये भी LT 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड कर्जन जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है। और इसी बंगाल विभाजन पर शिव शंभू के चिट्ठे नाम से एक हिंदी में ग्रंथ भी लिखा गया था, निबंध लिखा गया था, शिव शंभू के चिट्ठे। जो लिखा था बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग जिसके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत से विधेयक पारित करने पर है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होगी कि आपको आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। और हाँ, ये प्रश्न भी LT में आया था 2018 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है?
स्वतंत्रता आंदोलन के समय दो दल थे, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल वो होते थे, वो थोड़ी सी बात को लेकर गरम हो जाते थे और क्रांति पर उतर आते थे। नरम दल वो होते थे गांधी जी जैसे शांति और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले। इसमें पूछा गया है उदारवादी, उदारवादी को ही नरम दल कहा जाता है, उदारवादी। और गरम दल को कहा जाता है उग्रवादी। और इसमें थे लाल, पाल और बाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है विपिन चंद्र पाल। लाल में लाला लाजपत राय और पाल में ये विपिन चंद्र पाल हो गए। लाल, बाल, पाल और बाल में हो गए आपके बाल गंगाधर तिलक। और ऊपर वाले ये तीन लोग हैं वो ये है, ये उदारवादी यानी कि नरम दल के लोग हैं। गांधी जी भी इसी में शामिल थे। अगला प्रश्न है, पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन किसने कहा? तानसेन के संबंध में कहा है, पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। यह कथन अबुल फजल का है, बदायूनी का है, फरिश्ता का है या फिर निजामुद्दीन अहमद का है। तो इसका सही उत्तर है वो है अबुल फजल ने तानसेन के बारे में कहा था कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? स्वामी विवेकानंद है जो शिकागो में गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से। तो इसमें पूछा है क्योंकि सब में 1893 है, क्यों वो 1893 में गए थे, लेकिन कौन से महीने में गए थे भाग लेने के लिए वो उत्तर बताना है। मई में गए थे या जुलाई में गए थे या सितंबर में गए थे या फिर नवंबर में गए थे? तो इसका सही उत्तर है वो है सितंबर 1893। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन सी है? पहला विकल्प है काबुली बाग की मस्जिद पानीपत, दूसरा है पंचमहल दिल्ली, तीसरा है जामा मस्जिद संभल, चौथा है जामा मस्जिद हिसार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से जो दो इमारतें हैं वो बाबर के द्वारा निर्मित है, एक तो है काबुली बाग की मस्जिद पानीपत वाली और दूसरा है जामा मस्जिद है जो संभल वाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? ये तो बहुत आसान प्रश्न, सबको आना चाहिए। हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर है वो है महात्मा गांधी। ये इन्होंने इंग्लैंड प्रवास के समय लिखी थी, जब वो इंग्लैंड जा रहे थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहे थे, उस समय इन्होंने ये पुस्तक है जो लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, व्यय विभाग,
या फिर लेखा महानियंत्रक? तो इसका सही उत्तर है वो है लेखा महानियंत्रक, जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन काम करते हैं। और इस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार। हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ GK एंड GS एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।